हेलो एवरीवन। आज हम लोग रजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल करेंगे और इसको जानेंगे किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है इससे और इसे हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर में हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल दिया हुआ है और इसका रेडियस आर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कहीं ना कहीं सर्कुलर होगा, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। अब किया क्या गया, इसी मटेरियल को स्ट्रेच करके इसके लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया, यानी कि एल था, एल से ये 4L हो गया, ठीक है। तो 4L होने के क्रम में क्या इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली ये थिनर होता जाएगा, यानी कि पतला होता जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक रबर बैंड है, इस रबर बैंड को का नॉर्मल साइज शेप ये है। अगर मैं इसे स्ट्रेच करूं तो देखो इस पर क्या इफेक्ट आता है। क्या ये पतला और पतला होता चला जाएगा? तो हमने ये देखा कि अगर किसी चीज़ को, अगर मटेरियल सेम है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके थिकनेस पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो पतला और पतला होता चला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग में जब इसका लेंथ 4L किया गया तो इसका थिकनेस कम हो जाएगा। अब थिकनेस कम हो जाएगा तो होगा कितना, ये अगर हमें पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला के थ्रू आउट हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। R इक्वस टू रो इंटू एल अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर हम पहले कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारा R1 क्या हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेंथ इसका L दिया हुआ है और एरिया इसका क्या होगा, क्योंकि ये कैसा है, सर्कुलर रीजन है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, रेडियस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस पहले वाले कंडक्टर का हो गया। अब दूसरे वाले को हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है, इसका एरिया, क्योंकि हमको रेडियस ही नहीं पता है। तो इसके लिए मेंसुरेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी मटेरियल को मेल्टेड एंड रिकास्ट किया जाता है तो उसके वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। दोनों का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, कह सकते हैं इसका वॉल्यूम बराबर होगा इस कंडक्टर के वॉल्यूम के। हमें पता है इसका शेप सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर दिया हुआ है इंटू एच क्या है इसका, एल है, और ये वॉल्यूम बराबर होगा इसके, इसका भी शेप सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर, इसका क्या है पता ही नहीं, इसको मान लेते हैं आर डैश। लेंथ हमें दिया हुआ है इसका कितना है, 4L। ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, चाहो तो एल को भी निपटा दो। अब सिंपली हमको क्या बचा, आर डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो आर डैश का वैल्यू क्या होगा, इस पे रूट अंडर आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू आर अपॉन 2। अब इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर डैश इसका रेडियस था तो रेडियस का वैल्यू डाल देते हैं आर अपॉन 2 का स्क्वायर, जो कि फाइनली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब क्या हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? तो चलो R2 फाइंड आउट कर लो। R2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला है रो तो मटेरियल सेम है तो सेम ही रहना है। लेंथ गिवन था 4L और अभी हमने एरिया निकाल रखा है क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 तो ऊपर चला जाएगा तो रो इंटू 4L इंटू 4 बाय पाई आर स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 जा 16 रो L बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या था, ये। अब इसको देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 इंटू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर ये R1 का वैल्यू है, तो R2 इक्वल्स टू 16 इंटू R1, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा 16 टाइम्स, ठीक है।